हेलो दोस्तों, ER स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10वीं के बायोलॉजी का एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो बेसिकली जैव प्रक्रम होता क्या है? तो जैव प्रक्रम में जैसे कि हमारे सभी शरीर की जो भी टूट फूट होती है, जैसे कि हमारे शरीर में कहीं ऊर्जा कमी हो रही है, तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। तो इस सब का अब खाने से मिलती है ऊर्जा, तो कैसे मिलती है? ठीक है, खा तो लेते हैं लेकिन वो किस किस रूप में टूटता है, फिर कैसे हमको ऊर्जा मिलती है, इसी का अध्ययन हम किस में करेंगे? जैव प्रक्रम में करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो परिभाषा दिया है वो क्या है? ठीक है, वो क्या दिया है? तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण मतलब अभी हमने बताया कि टूट फूट, ठीक है, टूट फूट जो भी हमारे शरीर में टूट फूट होती है उसी को हम इसमें बायोलॉजी में क्या बोल रहा है? अनुरक्षण बोल रहा है। अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। तो ये तो बेसिकली पूछा नहीं जाएगा परीक्षाओं में, बस एक नॉलेज के लिए पता रहना चाहिए। ठीक है, अब जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जैव प्रक्रम कैसे होगा हमारे शरीर में? तो जैव प्रक्रम अब कैसे होगा? तो सबसे पहले पोषण, ठीक है, जो हम लोग खाना खाते हैं, तो भोजन जब ग्रहण करते हैं हम लोग, तो भोजन को पूरा पचाने से लेकर पूरा पचाने उचाने तक, ठीक है, तो इस किस में आ जाएगा? पोषण में, जहाँ से हमको क्या मिलेगी? पोषक तत्व मिलेंगे। ठीक है, जहाँ से पोषक तत्व मिलेगा तो वो सब किस में आ जाएगा? पोषण में आ जाएगा। अब श्वसन जो हम सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो ये श्वसन तो हम लोग करते हैं, लेकिन अब इससे ऊर्जा से भी संबंध है। ठीक है, जो कि आगे चैप्टर में हम बताएंगे। तो इसका ऊर्जा से भी संबंध है। जैसे कि हमने भोजन ले लिया, ठीक है, भोजन ले लिया, अभी हमने भोजन को मुख में ग्रहण कर लिया, तो ग्रहण जब करेंगे, जब ये आमाशय में जाएगा, तो आमाशय में जाने के बाद ये टूटता है। ठीक है, छोटी आंत में जब जाएगा तो ये टूट कर क्या होगा कि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, जैसे कि ग्लूकोज में हो जाएगा और अमीनो अम्ल में हो जाएगा, तो ये सब में टूट जाएगा। तो ये जो छोटा छोटा में टूटता है, इसी को श्वसन क्या करता है कि विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है श्वसन। ठीक है, अब वहन की बात कर ले, तो वहन की बात भी हम आगे करेंगे। उत्सर्जन, जो खाद्य सामग्री लास्ट में बचता है, ठीक है, जिसका पाचन नहीं हो पाता है, उसी को क्या कर देते हैं? निष्कासन कर देते हैं, उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे पोषण की बात करेंगे हम लोग। तो पोषण होता क्या है? भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अब देखिए, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या निकलता है कि सबसे पहले हम लोग भोजन जब ग्रहण करते हैं तो पचे भोजन का हम लोग अवशोषण करते हैं। जैसे कि अब हम लोग के पेट में भोजन गया तो उसका अवशोषण शरीर में हो जाता है, और हमारे जो शरीर है उसमें अनुरक्षण मतलब टूट फूट की जो क्षति होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर में क्षति होती है, तो वो ऊर्जा के रूप में सभी जगह क्या हो जाती है? श्वसन के द्वारा कोशिकाओं तक पहुँचाई जाती है। तो यही क्या हो गया? पोषण कहलाता है। ठीक है, अगर पोषण का परिभाषा लिखना होगा आपको, तो पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, अब पोषण हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो पोषण को अभी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, जैसा कि हम लोग कक्षा 8वीं में 7वीं में पढ़े हैं, 6वीं में भी शायद पढ़े होंगे। ठीक है, तो पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। ठीक है, पोषण के आधार पर जीवों को कितने समूहों में बांटा गया है? दो समूह में बांटा गया है। एक तो होता है स्वपोषी, एक क्या होता है? विषमपोषी। ठीक है, एक क्या होता है? स्वपोषी, एक क्या होता है? विषमपोषी। ये सब देखिए हम लोग बचपन में सब जानते हैं कि क्या कैसे होता है, लेकिन बस इसका बायोलॉजिकल जो नेम है ये सब थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे। तो स्वपोषी क्या होता है? जैसे कि कोई भी जीव जंतु हो गया, अगर वो भोजन अपने स्वयं से अगर बना ले रहा है, खा ले रहा है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? स्वपोषी में। जैसे कि अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, तो अगर हम पेड़ पौधों की बात करेंगे तो वो क्या करते हैं? स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं रहते हैं, स्वयं से भोजन बनाते हैं। अपना किससे बनाते हैं? स्वयं से भोजन अपना बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये तो हम आगे डिस्कस ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बता देते हैं
कि अगर देखिए, अगर हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम, ठीक है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है पर्णहरिम, व्हाट इज, ठीक है, क्लोरोफिल, व्हाट इज क्लोरोफिल। तो इसके बारे में नीचे आगे जब इसका टॉपिक आएगा तो चर्चा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पर्णहरिम, ठीक है। तो पर्णहरिम वह पदार्थ है जो सूर्य को अवशोषित करता है, ठीक है। कहाँ अवशोषित पर्णहरिम पाया कहाँ जाता है, तो हरे जो पत्ता होता है उसकी जो हरा वाला पार्ट होता है वही पर्णहरिम पाया जाता है, ठीक है। तो पर्णहरिम क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ अवशोषित करता है। तो अगर स्वपोषी की बात करें, स्वपोषी पोषण की, तो इसमें क्या होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। तो हमने क्या करा, स्वपोषी पोषण की बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे विषम पोषी पोषण की। अब विषम पोषी पोषण क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, जैसे कि मनुष्य हो गया और सभी जीव जंतु हो गए, ठीक है। तो इसमें सभी जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गया, तो ये सब भोजन अपने से क्या करते हैं, नहीं बना पाते, मतलब बनाते तो हैं, अब जैसे दूसरे पर निर्भर रहेंगे, ठीक है। अब ऐसे कहोगे तो आप लोग सोचेंगे कि बनाते तो हैं भोजन मनुष्य अपने से, लेकिन वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं, या तो पेड़ पौधे भी निर्भर रहते हैं, या तो पेड़ पौधे भी निर्भर रहते हैं, या तो जीव जंतुओं भी निर्भर रहते हैं, ठीक है। या तो क्या करते हैं, पेड़ पौधों पे निर्भर होंगे, या तो जीव जंतुओं पे निर्भर होता है, जैसे कि मानव और अन्य जीव। तो ये हमने बात कर ली किसकी, पोषण की बात कर ली। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। अब यहाँ पे एक नया शब्द आ गया हमारे लिए, एक नया आ गया कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वायु यही तो है, क्वेश्चन बनता रहेगा, ठीक है। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें कोई हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, किसकी सहायता से, सूर्य के प्रकाश, CO2, जल और क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण को बेसिक से अध्ययन इसका करते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण वेरी इंपॉर्टेंट है, BVI है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों का ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल को ही क्या बोलेगा, पर्णहरिम, ठीक है, क्या बोलेगा, पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण हमने क्या बताया था, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जो स्वपोषी कौन होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि स्वपोषी, तो यहाँ पे स्वपोषी क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे होंगे। तो हरे पेड़ पौधे हम अगर हमको आसान भाषा में कहना होगा तो हम बोलेंगे कि स्वपोषी मतलब कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें जो स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन अपना ऊर्जा संचित करते हैं। किस रूप में संचित करते हैं, कैसे संचित करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से क्या कर देते हैं, इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कहाँ परिवर्तित कर दिए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। अब इसका यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या हो गया, जल हो गया। अब ऊपर क्लोरोफिल और नीचे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तो इसका देखिए ये किसका समीकरण है, तो ये हमारे पास दिया है कार्बोहाइड्रेट का समीकरण, ठीक है। ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O जल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, परिवर्तित कर दिया जाता है। तो निकलता क्या है, ऑक्सीजन और H2O।
अब देख लिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होती है। आपसे पूछेगा सीधे सीधे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होती है। तो आपको ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री अगर बताना होगा तो क्या बताएंगे, ठीक है। तो आप बताएंगे क्या कि सूर्य का प्रकाश, अभी हमने बताया कि सूर्य का प्रकाश होगा, और क्या बताया क्लोरोफिल होगा, और क्या बताया कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो पेड़ पौधे जमीन पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये किससे प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल, ठीक है, जल की अगर हम बात करें तो स्थलीय पेड़ पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी के जल का अवशोषण करते हैं। ये तो हो गया क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री हो गई, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये प्रकाश संश्लेषण इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। अब क्या क्या घटनाएं होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे क्या करता है, अवशोषित करता है। फिर ये क्या होता है, फिर उसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, क्या होता है। अब ये देखिए, जब क्लोरोफिल उसको क्या करेगा, अवशोषित कर देगा, तो उसके बाद होता क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है, ठीक है। अब जो हमने H2O देखा था, ठीक है, जो H2O देखा था तो वो ऑक्सीजन और क्या हो जाता है, हाइड्रोजन में इसका अपघटन मतलब टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। जो H2O था ये किस में टूट गया, एक बार ऑक्सीजन में और किस में टूट गया, तो ये हाइड्रोजन में टूट गया। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। क्या क्या घटनाएं होती हैं इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। अपचयन उपचयन हमने एक पार्ट है पूरा, ठीक है, फर्स्ट वाला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, उसमें हमने अपचयन उपचयन सब बताया है। अगर आप नहीं देखे हो हमारा वीडियो तो जाके उसको देख ले, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या करा जाता है, में अपचयन होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपचयन में होता क्या है बेसिकली, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है। एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन, ठीक है। तो अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की कमी होगा, और उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होता है और हाइड्रोजन का अधिकता होता है। तो अब हम इतना बात कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक पौधों में एक रंध्र पाया जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड अब कैसे पौधों में कैसे अवशोषित कर लिया जाता है, तो उसके लिए एक छिद्र पाया जाता है पौधों की पत्तियों में, जिसे हम लोग रंध्र बोलते हैं, ठीक है। पौधों की पत्तियों में क्या बोलते हैं, पाया जाता है, एक रंध्र पाया जाता है, जिसकी सहायता से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रंध्र दिया है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। तो रंध्र क्या होता है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे रंध्र कहते हैं, क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब क्या करता है कि अब जो गैस होती है, ठीक है, जो अधिकांश गैसें होती हैं ये एक छिद्र की सहायता से पौधों मतलब पत्तियों के अंदर जाती है, जिसकी सहायता से क्या होता है कि जो छिद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। जो छिद्र होता है उसे रंध्र बोलते हैं। इसकी सहायता से क्या होता है, जो अधिकांश गैसें होती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों के अंदर जाती है, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल, ठीक है, जल वाष्प के रूप में, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मतलब क्या होगा, जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रंध्र के द्वारा निकल जाता है। जब सूर्य का प्रकाश जब पानी में पड़ता है जल में, तो जल वाष्प के रूप में रंध्र की सहायता से क्या हो जाता है, निकल जाता है। जब रंध्र
में गैसें जाती है तो ये चौड़ा हो जाता है, जब गैसें नहीं जाती हैं तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर ले दिन में, तो दिन में जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण या गैसें जो होती हैं वो जब भोजन बनाएंगी तभी तो रंध्र की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। तो जब जाता है तो उसका मुंह खुल जाता है, जब नहीं जाता तो ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यहाँ पे इसका पिक्चर दिया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका हम लोग पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये है, ये जो दिया है रंध्र छिद्र है, ये क्या है, ये रंध्र छिद्र है। ये वाला जो भाग दिया है ये रंध्र छिद्र दिया है। अब इसकी सहायता कुछ कोशिका करती हैं। ये अधिचर्म हो गया, द्वार कोशिका हो गया, ठीक है, ये रंध्र छिद्र हो गया। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, रंध्र को थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं विषमपोषी की बात करते हैं। स्वपोषी खत्म हो गया, जिसमें हमने क्या देखा कि हरे पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मतलब कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। फिर उसके बाद जल और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इतना हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रोफी, ठीक है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक प्राणी संपोषण होता है, एक मृतजीवी पोषण होता है, एक परजीवी पोषण होता है। तो प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण ऐसा पोषण है जिसमें कि जो मानव होते हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसका फिर उस अंतःग्रहण करते हैं। अंतःग्रहण मतलब कि जब भोजन को अपने मुंह में लेते हैं तो उसे अंतःग्रहण करते हैं, ठीक है, और फिर उसका शरीर में पूरा पाचन करते हैं, फिर उसको गुदा की सहायता से निकाल देते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब पूरा किस में आ गया? प्राणी संपोषण में। प्राणी संपोषण में कौन आ जाएगा? अमीबा और क्या आ जाएगा? मानव आ जाएगा, ठीक है। कौन आ जाएगा? अमीबा और मानव आ जाएगा। अब हम मृतोपजीवी इसे बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है, सैप्रोफिटिक। क्या होता है? सैप्रोफिटिक, मृतजीवी पोषण। क्या होता है मृतजीवी पोषण? तो ऐसे जीव जंतु जो कि मरे या सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, परजीवी पोषण की। तो परजीवी पोषण क्या होता है कि ऐसे जीव जो कि किसी जीव जंतु के शरीर पे रह के उसी पे भोजन प्राप्त करते हैं, उसी पे रहेंगे, उसी का भोजन प्राप्त करेंगे। जैसे कि अमरबेल हो गया, ठीक है, जू हो गया। जू होता है वो हमारे सर पे रहता है और क्या करता है, हमारे सर पे से खून को धीरे धीरे खींचता है और खाता है, ठीक है, जिससे हमारी खुजली होती है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि हमने क्या देखा, विषमपोषी पोषण क्या होता है? तो विषमपोषी पोषण मतलब कि जो अपने स्वयं से भोजन नहीं बना पाता है, दूसरे की सहायता लेता है, जैसे कि मनुष्य हो गया या जीव जंतु हो गए, तो उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण में हमने देखा कि इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक प्राणी संपोषण होता है, एक मृतजीवी पोषण होता है, एक परजीवी पोषण होता है। तो प्राणी संपोषण में क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि इसमें जैसे कि कोई भोजन ग्रहण करेगा तो उसे पचाएगा, फिर उसका अंत उत्सर्जन कर देता है, ये हो गया प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण में मतलब कि जो सड़े गले स्थानों से या मृत, ठीक है, मृत जीवों के शरीर व सड़े गले स्थानों से भोजन जो प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं। परजीवी में क्या हो जाता है कि परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते, पोषण प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे, अमीबा में पोषण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। क्या ये अमीबा, ठीक है, अमीबा में पोषण, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है? तो ये हमारे पास अमीबा का चित्र है, ठीक है, ये हमारे पास अमीबा का चित्र है। बीच में क्या है? केंद्रक है, बीच में क्या है? केंद्रक है। तो अमीबा में पोषण बेसिकली होता कैसे है? तो अमीबा, ठीक है, तो अमीबा सबसे पहले तो खाद्य कण, ठीक है, खाद्य कण, जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे हमारे सामने अगर भोजन रखा है तो कहते हैं अरे भोजन आ गया।
इसी प्रकार जब अमीबा के सामने आता है, ठीक है, तो खाद्य कण आते हैं। क्या आते हैं? खाद्य कण। तो खाद्य कण आ जाते हैं जब, तो अमीबा में एक कूटपाद पाया जाता है, ठीक है। कूटपाद या तो हम उसको पादाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादाप बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे पादाप है, ये दोनों क्या है, इसको हम लोग पादाप बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये पादाप है, ठीक है। तो ये पादाप की सहायता से क्या करता है? अपने भोजन को धीरे धीरे इसको घेरना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? इसको घेरना स्टार्ट कर देता है। देखिए अमीबा में क्या होता है? एक केंद्रक, ठीक है। एक क्या होता है? सबसे पहले ये अपने खाद्य कण को क्या करता है? देखता है। तो उसके बाद क्या होता है? पादाप, ठीक है, कूटपाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये देखिए, ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों हम लोग कहाँ पर पहुँच गए थे? पादाप पे पहुँच गए थे, ठीक है। पादाप क्या होता है कि पादाप की सहायता से जो खाद्य कण होते हैं अमीबा में, ठीक है, जो खाद्य कण होता है, तो ये क्या करता है? उसकी सहायता, पादाप की सहायता से ये अपने भोजन को घेरता है, ठीक है। भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। अमीबा क्या करता है? पादाप की सहायता से अपने भोजन को घेर लेता है और खाद्य रिक्तिका, ठीक है, ये जो बीच में स्थान है इसको बोलते हैं क्या है? ये जो बीच में स्थान है खाली वाला, इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। अब देखिए क्या होता है कि अमीबा में जब ये जो खाद्य कण इसने क्या करा है? पादाप की सहायता से इसको घेर लिया। अब घेरने के बाद इसमें एक खाद्य रिक्तिका बन जाता है। खाद्य रिक्तिका की सहायता से क्या होता है कि जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। क्या हो जाता है? जटिल पदार्थों का विघटन किस में हो जाता है? सरल पदार्थों में जाता है। जैसे कि हम अगर बात कर लें मनुष्य में, तो मनुष्य जब भोजन ग्रहण करते हैं, जब आमाशय में भोजन जाता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जैसे कि HCl, ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सब क्या होती है? एंजाइम निकलती है, जिसकी सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। मतलब कि जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन हो जाता है, मतलब टूट जाता है। इसी प्रकार जो खाद्य रिक्तिका होता है अमीबा में, इसकी सहायता से क्या होता है? जटिल पदार्थ का विघटन मतलब टूट जाता है सरल पदार्थों में, ठीक है। क्या जाता है? सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो हमने क्या 3 पॉइंट तक देख लिया। एक देख लिया कि अमीबा में केंद्रक होता है, वो अपने खाद्य कण का क्या करता है? पहचान करता है। उसके बाद दूसरा वाला क्या हो गया? दूसरे वाले में क्या हो गया कि पादाप, ठीक है, जिसको हम लोग कूटपाद भी बोलते हैं। तो ये पादाप की सहायता से अपने भोजन खाद्य कण को क्या कर लेता है? घेर लेता है। जब घेरता है तो इसमें एक रिक्तिका बन जाती है। तो खाद्य रिक्तिका की सहायता से जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। अब आगे हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे। तो चौथे पॉइंट में क्या दिया है? चौथे पॉइंट में ये पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जो इसमें पदार्थ बच जाता है, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो अमीबा होते हैं ये सभी एक कोश के जीव होते हैं। ये अगर एक बार में अपना भोजन ग्रहण करेंगे तो उसी समय ये अपना भोजन पचा लेते हैं, और अपने भोजन को पचाने के बाद ये तुरंत उसका उत्सर्जन, एक ही समय में भोजन ग्रहण करेंगे, उसको पचाएंगे और उत्सर्जन कर देते हैं। जैसे कि हम अब अगर बात कर ले, ठीक है, बात करें मैं पैरामीशियम में पोषण, तो ये सब ज़्यादा वो पूछता नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम पश्चाप, ठीक है, पैरामीशियम पश्चाप कोशिका की पूरी सतह को ढक लेते हैं, ठीक है, कोशिका को पूरी सतह को ढक लेते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। बस इसमें इतना ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। VVI है ये VVI इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में पोषण आपसे 7 नंबर में सीधे पूछेगा, या 5 नंबर में, कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ठीक है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो मनुष्य में पोषण देखिए कितने प्रकार से होता है। सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं। तो मनुष्य में पोषण सबसे पहले अंतःग्रहण मतलब क्या होता है कि जब हम भोजन को अपने मुख में लेते हैं, तो ये भोजन को लेते हैं, तो इसे बोलते हैं अंतःग्रहण। अब जब हम भोजन को अपने मुंह में लेते हैं और इसको पचाने, मुंह से हमारा पाचन स्टार्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं पाचन। अब अवशोषण, जब इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं उस भोजन से, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या है? ये अवशोषण हो रहा है। स्वांगीकरण में आगे देखेंगे, और वही क्षेपण में ये बाहर निकाल जाता है वर्ज्य पदार्थ, ठीक है। अब देखिए आहार नाल यहाँ पे आया, तो आप लोग को समझने या आहार नाल क्या होता है, ठीक है, आहार नाल क्या होता है। तो आहार नाल मतलब वह
स्थान है जहाँ से भोजन स्टार्ट होता है, मतलब कि पचना, और जहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाता है, उस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि ये आहार नाल है। जैसे कि हम लोग के मुंह में भोजन गया तो ये भी आहार नाल का एक हिस्सा है। फिर उसके बाद ग्रसनी में गया तो ये भी क्या है, एक आहार नाल का हिस्सा है। ग्रसनी से फिर अमाशय में गया तो ये भी अमाशय में भी, तो उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब में गया तो ये सब आहार नाल का एक क्या है, हिस्सा है। तो आपको आहार नाल समझ में आ गया होगा। अब मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। देखिए यहाँ पे कि मुख से गुदा तक, ठीक है, विस्तारित एक लंबी नली है। इसी को क्या बोलते हैं कि ये आहार नाल है, ठीक है, जहाँ से भोजन क्या होता है कि मुंह से स्टार्ट होता है, गुदा द्वार से निकाल लिया जाता है। इसके बीच में जो भी शुरुआत से लेकर अंत तक होता है वो आहार नाल में आ जाता है। तो आहार नाल में सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे, उसको बोलते हैं मुख। क्या बोलते हैं, मुँह, ठीक है, क्या बोलते हैं, मुख। तो मुंह में क्या होता है, भोजन का अंतःग्रहण होता है। क्या होता है, अंतःग्रहण, मतलब भोजन को मुख में लेते हैं। तो उसके बाद जब मुख में हम आते हैं तो मुख में हमारे पास एक टीथ होती है, दांत होता है। तो दांत की सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, जिसमें रत्नक, चौड़क, अर्धचौड़क, ये सब दिया होता है। सबका अलग अलग कार्य होता है। एक काटने का कार्य करता है, एक पीसने का कार्य करता है, एक छोटा छोटा उसको टुकड़ों में विभाजित करने का काम करता है। तो दांत का कार्य क्या हो गया कि भोजन को चबाता है, चबा के क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है। उसके बाद हम जीवा की बात कर ले, जिसको हम लोग जीभ बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं। तो भोजन को जीभ से कुछ लार ग्रंथियाँ निकलती है, ठीक है, लार ग्रंथि निकलती है। तो इससे क्या होता है, भोजन को, लार को पूरी तरह मिलाया जाता है, ठीक है। और इसमें एक भोजन में लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी सहायता से क्या होता है कि भोजन को पचाया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भोजन मनुष्य में जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप बोलेंगे कहाँ, मुंह से, क्योंकि मुंह में जो टाइलिन होता है भोजन को पचाने का कार्य करता है। हम आगे देखते हैं। अब जीवा के बाद देखिए, हम जीवा की बात करिए तो उसकी, इसमें लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस कहते हैं, ठीक है, या लार कहते हैं। स्टार लार, ठीक है, एमिलेज एंजाइम, माल्टोज शर्करा, ये सब किसका है, लार का नाम है, ठीक है, लार रस है, ठीक है। कौन है, स्टार्च लार, एमिलेज एंजाइम, माल्टोज, ठीक, भोजन अब, ठीक है। तो अब हम देखें, हमने क्या देखा कि हमने मुंह में जब भोजन ग्रहण किया तो इसको हमने बोला कि ये अंतःग्रहण हो रहा है। तो भोजन जब मुख में गया, आपको फिगर की सहायता से समझाते हैं, ठीक है, फिगर की सहायता से हम समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा कि सबसे पहले अपने भोजन को किस में लिया, मुख में लिया। जब भोजन को मुख में लिया तो हमने इसमें देखा कि हमको सहायता कर रहा है भोजन को कूचने के लिए, दांत की सहायता कर रहा है। कौन कर रहा है सहायता, तो हमको भोजन क्या कर रहा है, दांत, ठीक है। दांत जो है हमारा भोजन को किसके लिए, हमारा जो दांत है ये भोजन को कूचने का कार्य करता है। उसके बाद हमने देखा कि जीभ, तो इसमें जीवा जिसको कहते हैं बायो में, इसकी सहायता से क्या होता है, लार ग्रंथि निकलती है, ठीक है। अब जब लार ग्रंथि निकलती है तो इसमें कुछ माल्टोज शर्करा, ये सब एंजाइम कुछ निकलते हैं। टाइलिन इसमें पाया जाता है। टाइलिन की सहायता से भोजन का पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली देखिए, जो ये वाली एक नली आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रसिका। तो ग्रसिका, अब हम लोग क्या करते हैं, मुंह में भोजन आ गया, हमने उसको चबाया, फिर उसके लार और को उसमें मिलाया जीभ की सहायता से, फिर उसमें टाइलिन से भोजन का पाचन हुआ। फिर उसके बाद हमारे अंदर एक कंठ जो होता है वो भोजन को क्या करता है कि यहाँ पे देखिए, ये वाली जो आ रही है, ये वाली श्वास नली है। कौन सी नली है, श्वास नली है। तो ये भी कंठ होता है। तो कंठ करता क्या है बेसिकली, तो ये जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन को श्वास नली में आने नहीं देता है। अगर गलती से हमारा ध्यान नहीं रहता है खाने पे, तो श्वास नली में भोजन चला जाता है, जिसकी सहायता से हमें हिचकी आती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास, ग्रसिका तक भोजन चला गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि ग्रसिका से भोजन अमाशय तक पहुंचने में कैसे पहुंचता है। तो इसमें क्रमानुकुंचन, ठीक है, क्रमानुकुंचन गति, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रमानुकुंचन गति, ठीक है। क्रमानुकुंचन गति के द्वारा क्या होता है कि भोजन को ग्रसिका की सहायता से अमाशय तक पहुंचाया जाता है। अब अमाशय क्या है, तो अमाशय यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये वाला भाग है। ये वाला क्या है, अमाशय वाला ये छोटा सा भाग है। ये क्या है,
अमाशय का छोटा भाग है। इधर से आपको दिख रहा है ये अमाशय वाला एक भाग है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अमाशय। अब ग्रसिका से भोजन कैसे है, क्रमानुकुंजन विधि द्वारा। जैसे क्रमानुकुंजन विधि कैसे होती है कि एक बार ऐसे, एक बार फूलेगा, फिर एक बार ये पचकेगा, फिर एक बार फूलेगा, फिर एक बार ये पचकेगा, एक बार फूलेगा, एक बार पचकेगा, एक बार फूलेगा, एक बार पचकेगा। तो ऐसे ऐसे जो गति करता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं कि क्रमानुकुंजन विधि से क्या होता है, अमाशय तक भोजन ग्रसिका की सहायता से आता है। तो अमाशय, अब अमाशय क्या होता है, अमाशय ठीक है, अमाशय में क्या आता है, भोजन आता है। तो अमाशय में एंजाइम पाए जाते हैं, कौन सा, अब देखिए इसमें हम सबसे पहले आपको बता दें कि अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर ग्रंथि जब इसमें आता है, ठीक है, तो इससे जठर रस निकलने लगता है। क्या निकलता है, जठर रस निकलने लगता है। अब जठर रस, जैसे कि अब इसमें जठर रस आ जाता है, ठीक है, तो जठर रस, अब जठर रस से भी क्या हो जाता है कि हमको इसमें HCl, ठीक है, HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। अमाशय में क्या करता है, HCl क्या करता है कि छोटे छोटे जो भोजन होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पिघलाता है, ठीक है, तोड़ता है उसकी, और भोजन को क्या करता है, पचाने में सहायता प्रदान करता है। फिर उसके बाद हम अमाशय की बात करेंगे, ठीक है। अमाशय के बाद अगर हम बात करेंगे तो अमाशय के बाद यहाँ पे देखिए ये जो छोटी छोटी नली है, ठीक है, ये वाली जो है, ये बीच वाला पार्ट, इसको बोलते हैं छोटी आंत, या तो इसको बोलते हैं क्षुद्रांत। बायो में इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, ठीक है, छोटी आंत। इसको पचौनी भी बोलते हैं, गांव में सभी लोग पचौनी कहते हैं, अरे पचौनियाँ आकर निकाल रहा, ठीक है। तो ये क्या होता है, पचौनी, क्या होता है ये पचौनी, या तो इसको क्षुद्रांत या छोटी आंत बोलते हैं। तो अमाशय के बाद जो भोजन होता है कहाँ पे चला आता है, छोटी आंत में चला आता है। तो छोटी आंत में आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम अमाशय की बात कर रहे थे, तो अमाशय क्या होता है कि अमाशय में ठीक है, अमाशय से भोजन क्या होता है, छोटी आंत में आता है, ठीक है, किस में आता है, छोटी आंत में, जिसको हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा अमाशय के बारे में हम और जान लेते हैं। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे रहता है, ठीक है। अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है, 3 से 5 घंटे रहता है। तो इसमें देखिए जठर रस जो होता है अमाशय में, ये क्या कर देता है, इससे HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये सब एंजाइम क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो अमाशय में इतना ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं किस में, अब छोटी आंत में चलेंगे, किस में चलेंगे, छोटी आंत में। तो सबसे पहले इसका भी थोड़ा देख लेते हैं कि भोजन में ग्रसिका, जब भोजन ग्रसिका में आता है तो क्या होता है, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा ले जाया जाता है, क्रमाकुंचन गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, मतलब कि ग्रसिका का फैलाव और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है, सिकुड़ता है, फैलता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं कि संकुचन और शिथिलन। आगे हम लोग देख लेते हैं, जब छोटी आंत में भोजन जाता है तो फिर क्या होता है, कहाँ से गया, अमाशय से भोजन क्या होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास अमाशय था, ये वाला हिस्सा जो हमारे पास अमाशय था, तो इस अमाशय से फिर भोजन कहाँ गया, हमारे छोटी आंत में। ये वाला हिस्सा जो हमने बताया था, ये छोटी आंत है, क्या है, ये छोटी आंत। तो छोटी आंत होता क्या है बेसिकली, छोटी आंत देखिए 2 प्रकार का होता है, एक छोटी क्षुद्रांत होता है, एक बड़ी क्षुद्रांत, मतलब कि एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। तो जो छोटी आंत होती है वो मांसाहारी में पाई जाती है, एक बड़ी क्षुद्रांत जो होती है शाकाहारी में, मतलब कि शाकाहारी, जैसे कि बहुत से जो ये भैंस हो गया, गाय हो गया, तो इन लोगों में बड़ी क्षुद्रांत पाई जाती है, क्योंकि इन लोगों को थोड़ा घास फूस खाना होता है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज के पाचन के लिए लोगों को बड़ी क्षुद्रांत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मनुष्यों में, तो मनुष्यों में छोटी क्षुद्रांत पाया जाता है, क्योंकि ये मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो मनुष्य में जो छोटी आंत होती है वो 5 से 6 मीटर लंबी होती है। कहने के लिए ये छोटी है, लेकिन लंबी बहुत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तब इसको छोटी क्यों बोला जाता है, तो छोटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो वृत्त, इसका जो व्यास है, ये क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका जो व्यास है ये क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हमने क्या बोला था कि अभी अमाशय से भोजन कहाँ पे आ गया था, अमाशय से भोजन छोटी आंत में। तो छोटी आंत में मतलब कहाँ, तो छोटी आंत के मध्य भाग, जिसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं, ठीक है। ये जो इसका मध्य भाग होता है इसको बोलते हैं ग्रहणी,
छोटी आंत का जो मध्य भाग होता है इसे बोलते हैं हम लोग ग्रहणी। तो ये ग्रहणी में जब भोजन आ जाता है तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भोजन क्या होता है, इसको देखिए कुछ नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जब भोजन इसमें आता है तो इसमें कुछ अवरोधनी पेशी द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, अवरोधनी पेशी द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। क्षुद्रांत जो होता है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है, सबसे लंबा होता है। यह सबसे अत्यधिक कुंडलित होता है। कुंडलित मतलब बहुत घुमावदार होता है। यह अत्यधिक क्या होता है, घुमावदार होता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब छोटी आंत में भोजन आ जाता है तो फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग यकृत। ठीक है, जिसको बोलते हैं लीवर। तो लीवर, ठीक है, यकृत से क्या होता है, एक पित्तरस स्रावित होता है। क्या होता है, पित्तरस स्रावित होता है, जो कि कहाँ पे एकत्रित कर लिया जाता है, पित्ताशय में एकत्रित कर लिया जाता है। ये जो हरा वाला पार्ट देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये जो हरा वाला पार्ट यहाँ पे दिया है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, पित्ताशय है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय में क्या होता है, जो यकृत से पित्त रस स्रावित होता है वो पित्ताशय में एकत्रित कर लिया जाता है। और इसको एकत्रित करने के बाद, ठीक है, अब एकत्रित कर लिया जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पित्तरस होता है ये कोई पाचक एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। जो पित्तरस होता है कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, भोजन के माध्यम को क्षारी बनाता है। ये जो पित्तरस होता है, अगर हम अधिक अम्लीय भोजन ग्रहण कर लेते हैं जिसके हमको अनपच कहते हैं, तो ये क्या करता है कि उस अनपच को अगर रोकता है तो भोजन को जो अम्लीय होता है भोजन, अगर हम मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा भोजन कर रहे हैं तो हमारे पेट में ज़्यादा अम्ल उत्पन्न होगा, HCl वाला। तो ये क्या करता है कि उसको क्षारी बनाता है। क्या करता है, उसको क्षारी बनाता है। क्षारी तथा वसा का इमल्सीकरण करता है। क्या करता है, इमल्सीकरण करता है, जिससे वसा का पाचन हो सके। अब ये हम एक पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे एक अग्नाशय है। ठीक है, क्या है, अग्नाशय। इसमें देखिए ये वाला जो पार्ट दिया है, सफ़ेद वाला पार्ट, ये जो सफ़ेद वाला पार्ट दिया है यहाँ पे, ये क्या है, अग्नाशय है। तो अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। रस पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस, क्योंकि यहाँ पे जब भोजन आता है तो यहाँ पे ये इसका पूर्ण पाचन कर देता है। क्या कर देता है, पूर्ण पाचन कर देता है। अब हम बात करते हैं कि अगर छोटी आंत में भोजन जब आता है तो इसमें जो प्रोटीन, हम लोग जैसे कि दाल और ये सब खाते हैं, तो इससे जो प्रोटीन निकलता है, तो ये छोटी आंत में जब आता है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन जब आता है छोटी आंत में तो ये एंजाइम में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, एंजाइम में, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम में टूट जाता है। और जब अगर इसमें वसा आएगा, जैसे हम कोई तेली चीज़ या तेल वाला चीज़ खाएंगे, तो इसे जो वसा वाला जो इसमें आएगा छोटी आंत में, तो ये लाइपेज में टूट जाता है। अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट जैसे मीठा उठा या कुछ हल्का मीठा खा रहे हैं, तो ये सब किस में हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, एमाइलेज एंजाइम में टूट जाता है। ठीक है, किस में टूट जाता है, एमाइलेज एंजाइम में टूट जाता है। छोटी आंत से निकलने वाले कुछ अम्ल देखेंगे तो प्रोटीन जो होता है, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल में हो जाता है, ग्लिसरॉल तथा कार्बोहाइड्रेट साधारण शर्करा ग्लूकोज में टूट जाता है। अब क्या होता है कि हम लोग इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि ग्रसिका के बाद क्या होता है, अमाशय। ठीक है, अमाशय से हमने बताया था कि इससे जठर ग्रंथि एक होती है। जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है, जिसकी सहायता से 3 निकलते हैं, अम्ल निकलते हैं। क्या, एक पेप्सिन निकलता है, ठीक है, एक पेप्सिन निकलता है, और क्या निकलता है, एक HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या निकलता है, एक श्लेष्मा निकलता है। पाचक प्रोटीन, पेप्सिन की बात कर ले तो पेप्सिन होता है पाचक एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करता है। जो पेप्सिन होता है, अगर कोई प्रोटीन आएगा, अभी हमने बताया था, जो प्रोटीन आएगा उसका पाचन करता है। अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायता होता है। अब HCl का भी हमने बताया था। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जो श्लेष्मा होता है, जो हमारा HCl होता है, उसका pH मान 2 होता है। आप समझ लीजिए कितना अम्लीय होता है pH। ठीक है, जो इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, प्रबल अम्लीय होता है। तो इसको अम्लीय है, तो अगर वो पेट में रहेगा तो इसकी श्लेष्मा नामक एक परत पाई जाती है अमाशय में, जिसको क्या करता है, अम्ल से वो रक्षा प्रदान करता है।
उसका नाम इंग्लिश में अगर बात करें उसको तो म्यूकस कहते हैं, ठीक है। अब हम छोटी आंत की बात करेंगे तो छोटी आंत में आंतरस देखिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में हो जाता है, वसा किस में, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में हो जाता है, प्रोटीन किस में हो जाता है, अमीनो अम्ल में हो जाता है, जैसा कि हमने अभी बताया था। तो छोटी आंत भी हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, यकृत की, ठीक है। यकृत, तो यकृत का भी हमने बताते हैं, यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत पित्तरस निकलता है, पित्त लवण या जिसको पित्ताशय में एकत्रित होता है। वसा क्या होता है, पित्त लवण के साथ वसा हो जाता है, बड़ी गोलिकाओं का इमल्सिक रड छोटी गोलिकाओं में हो जाता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है जिसको एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम होता है। प्रोटीन, तो प्रोटीन ट्रिप्सिन, ठीक है। अगर प्रोटीन होगा तो ये ट्रिप्सिन से क्या हो जाएगा, पेप्टोन्स हो जाएगा। और वसा रहेगा तो ये लाइपेज से वसा अम्ल हो जाएगा। स्टार्च रहेगा तो एमिलेस से ग्लूकोज में बदल जाएगा। अब तीसरी बात कर लेगा तो दार्धरोम, ठीक है। और शोषण का सही सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दार्धरोम क्या करते हैं, और शोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। आगे हम बात करेंगे बड़ी आंत की। तो बड़ी आंत में कोई पाचन वाचन नहीं होता है, ये बस क्या करता है, जल को अवशोषण करता है तथा वज्य पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर में इसको गुदाद्वार से कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। वज्य पदार्थ जो होते हैं गुदाद्वार से कहाँ निकाले जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब इतना काफ़ी है, ठीक है। क्या होता है, इतना काफ़ी है। थोड़ा सा हम आप लोग को और बता देते हैं, ध्यान से सुने आप लोग, ठीक है। छोटी आंत के शेष भाग को शेषांत कहते हैं। इसमें पचे भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। अब हम अवशोषण की बात किए थे तो अवशोषण क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो छोटी आंत के शेष भाग, जो यहाँ पे छोटी आंत होता है इसका थोड़ा शेष भाग बचता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो शेष भाग इसका बचता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषांग। क्या बोलते हैं, शेषांग कहते हैं। इसमें पचे भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, अब देखिए छोटी आंत के जो मध्य भाग था इसको क्या बोलते थे, ग्रहणी। तो ग्रहणी भाग में भोजन का अधिकांश पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। शेषांग, ठीक है। शेषांत ग्रंथिकाओं से स्रावित आंतरस में उपस्थित एंजाइम सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, शर्करा, ग्लूकेज में तथा इरेप्सिन शेष बचे प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर अभी बताया था। जल के साथ इन अवयवों का रुधिर में पहुंचाना ही अवशोषण कहलाता है। अब क्या कहलाता है, अब जो हमारे पास ये छोटी आंत में थोड़ा जल आता है तो ये जल के साथ जो होता है इन अवयवों को, कौन कौन अवयवों को, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, शर्कराओं को, ग्लूकोज को, इरेप्सिन को, ठीक है, प्रोटीन, अमीनो अम्ल को, ये सब को कहाँ जल के द्वारा कहाँ रुधिर में पहुँचाया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। अब बहिक्षेपण क्या होता है, बहिक्षेपण वह क्रिया है जिसमें कुछ मात्रा में जल तथा खनिज लवणों को अवशोषण हो जाता है, जिससे अपचा भोजन अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किस में हो जाता है, अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे समय समय पर मल के रूप में गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। अब बहिक्षेपण क्या होता है इसको आप लोग सुन चुके हैं। तो बहिक्षेपण कहाँ होता है, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो गुदाद्वार है इसको एनस कहते हैं, ठीक है। इसकी सहायता से क्या होता है कि ये देखिए परिसेचिका जिसको बोल रहा है इसको बोलते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि। इसका ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है, तो ये थायराइड ग्रंथि को हिंदी में बोल रहा है परिसेचिका, ठीक है, परिसेचिका। तो बृहदारंध मतलब कि जो होता है हमको बस पोषण पढ़ना था, इसलिए हमने अभी देखिए जो बड़ी आंत होती है इसके भी बहुत पार्ट होते हैं, छोटी आंत के भी पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम इतना बस पोषण पढ़ना है तो इसलिए हम इसको बस थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। तो ये जो बड़ी आंत होता है जो, ये क्या होता है, ये भोजन का क्या करता है, ये भोजन का क्या करता है, अवशोषण कर देता है, ठीक है। भोजन का अवशोषण नहीं करता है, ये भोजन में जो क्या करता है, जो जल होता है इसी का बस अवशोषण करता है और कुछ नहीं करता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। अब बहिक्षेपण भी हम जान गए कि क्या होता है, जो हमारे पास अपचा भोजन होता है अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे समय समय पर मल के रूप में बाहर निकाल लिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये गुदाद्वार द्वारा बाहर निकाल जाती है। अब स्वांगीकरण क्या होता है,
आंत द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थों को रुधिर द्वारा कोशिकाओं में पहुंचाना तथा जीव द्रव्य निर्माण में प्रयुक्त होना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है। अब जो आंत द्वारा अवशोषित, ठीक है, आंत द्वारा जो अवशोषित हमने ऊपर बताया है कि आंत द्वारा अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसे रुधिर द्वारा कोशिका द्रव्य में पहुंचाया जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पहुंचाया जाता है और जिससे क्या होता है, जीव द्रव्य का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो हमने स्वांगीकरण पूरा देख लिया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सो मच देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।